एनसीएफ 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। हमने उसके अध्यायों के वर्गीकरण को जाना। 5 अध्याय दिए गए। 5 अध्यायों में भी पहले अध्याय के अंदर कौन से बिंदुओं का समावेशन है, तो दूसरे अध्याय के अंदर, तीसरे अध्याय के अंदर, चौथे अध्याय के अंदर और 5वें अध्याय के अंदर कौन कौन से बिंदु दिए गए, वो सारे बिंदु आपकी नज़र में रहने चाहिए। क्योंकि कई बार उस बिंदु में से यह पूछ लेता है कि ज्ञान और सीखना कौन सा अध्याय है, तो फिर आपका परिप्रेक्ष्य कौन सा अध्याय है, आंकलन की बात किस अध्याय में की गई है, या पाठ्यचर्या के क्षेत्र किस में दी गई, कक्षा और वातावरण कौन सा अध्याय है, ऐसा व्यवस्था का सुधार कौन सा अध्याय है, ऐसा कोई प्रश्न आ सकता है। इसलिए वो पांचों की पांचों अध्याय आपके ध्यान में रहने चाहिए। अब नेक्स्ट जो बात आती है कि उन पांचों अध्यायों में भी खास बात क्या है, क्योंकि जब पूरा एनसीएफ 2005 को मैंने पढ़ने के बाद में मेरे को कई सारी बिंदु उसके अंदर नजर आए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वहाँ से प्रश्न बन सकता है। इसलिए वो खास बातें मैंने उसको यहाँ पर दर्शाया है। एनसीएफ 2005 खास बातें उसके अंदर क्या हैं, 3 बातें सबसे पहले इसके अंदर ध्यान में रख लीजिएगा जो अपने आप में इम्पोर्टेंस रखती है। पहली बात है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल शर्मा रहे। जो हमारी राष्ट्रीय संचालन समिति है उसके अध्यक्ष कौन हैं, प्रोफेसर यशपाल शर्मा रहे हैं। और इसमें समिति के अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 35 है। 35 को ध्यान में रख लीजिएगा। अब इन 35 सदस्यों में राजस्थान के भी एक व्यक्ति शामिल हुए हैं, एक सदस्य रहे हैं श्री रोहित धनकर, जो निदेशक है दिगंतर जयपुर से ही शामिल हैं। दिगंतर एक एनजीओ चलता है, उसके आप माननीय निर्देशक हैं श्री रोहित धनकर, वो इसमें शामिल हुए हैं। तो यहीं 3-4 प्रश्न इस पहले बिंदु के अंदर बन रहे हैं। राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर यशपाल शर्मा थे। राष्ट्रीय संचालन समिति में कुल कितने सदस्य रखे गए, 35 सदस्य रखे गए। राष्ट्रीय संचालन समिति में राजस्थान के कौन सदस्य थे, तो श्री रोहित धनकर, निदेशक दिगंतर। इसके तो एक बात के अंदर 3-3 प्रश्न बन रहे हैं, जैसे तीनों प्रश्न ध्यान में रहने चाहिए। दूसरा भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोफेसर यशपाल शर्मा हैं उनकी अध्यक्षता में 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का निर्माण किया गया है। तो यहाँ भी 2-3 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो 21 कितने राष्ट्रीय फोकस समूह, एनसीएफ 2005 में कितने राष्ट्रीय फोकस समूह का निर्माण किया गया, तो 21 राष्ट्रीय फोकस समूह का निर्माण किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो प्रोफेसर यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। तीसरा बिंदु, 22 भाषाएं आपको ध्यान में आता हो आपको कि जो हमारी 8वीं अनुसूची है, जो हमारी नेशनल करिकुलम फ्रेम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, एनसीएफ 2005 है, वो 22 भाषाओं में अनुवाद किया हुआ है उसका। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 को कितनी भाषाओं में अनुवादित किया गया है, तो 22 भाषाओं में क्या किया गया, इसको अनुवादित किया गया है। क्या राजस्थानी है इसमें, नहीं, 8वीं अनुसूची जो है वो 8वीं अनुसूची के हिसाब से रखा गया। तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू। इनको काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 भाषाएं इसके अंदर है। 22 भाषाओं में अनुवाद किया हुआ। तो यह प्रश्न भी यहाँ पर आ सकता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची, यानी कौन सी अनुसूची, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं दी गई हैं। अब 22 भाषाओं में पूछ सकता है भाई गुजराती में अनुवाद किया गया है, हिंदी में अनुवाद किया गया है, सिंधी में अनुवाद किया गया है, या उपरोक्त तीनों, तो वहाँ पर आंसर इनमें से होगा। तो आंसर क्या करके आना है, तीनों, या इनके अलावा एक भाषा तो ये दे दे, बाकी अन्य भाषाएँ दे दे, तो फिर आंसर यहाँ पर उस भाषा को ढूंढना पड़ेगा। तो ये 22 भाषाएँ भी आप ध्यान में रखिएगा, कुल भाषाएँ इसके अंदर 22 हैं। तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं आपके लिए, आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ये 3 बातें ध्यान में रखिएगा। इसके बाद
अध्यायवार कि पहले अध्याय में खास बात कौन कौन सी हैं, दूसरे अध्याय में खास बात कौन कौन सी हैं, उनको अपन यहाँ देखने वाले हैं। पहला अध्याय फिर याद दिला रहा हूँ, फिर याद आ जाना चाहिए, परिप्रेक्ष्य। पहला अध्याय किसका है? परिप्रेक्ष्य। और परिप्रेक्ष्य के अंदर खास बात क्या है? खास बात है, पहली बात है मार्गदर्शक सिद्धांत। पहली बात जो है उसकी किसकी है? मार्गदर्शक सिद्धांत। कितने? 5। एनसीएफ 2005 में कितने मार्गदर्शक सिद्धांत रखे गए हैं? 5 रखे गए हैं। इन 5 सिद्धांतों को याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैं कहूँ कि इन 5 सिद्धांतों पर ही पूरा एनसीएफ 2005 केंद्रित है, इसी पर आधारित है, 5 पर। 5 की ही चर्चा है सारे चैप्टर्स के अंदर। इसलिए पहला सिद्धांत कहता है, आपसे मैं पहले बातचीत कर सका हूँ, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। बच्चों को जो ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों को जो विषय वस्तु संबंधी ज्ञान दे रहे हैं, उसको हमें बाहरी जीवन से जोड़ना पड़ेगा। बाहरी जीवन से जोड़ करके बात करनी पड़ेगी। तो एक बार का मैं उदाहरण आपको बताता हूँ। एक बच्चे को स्कूल के अंदर मैंने कहा कि बेटा थोड़ा सा नमक ला के दे दो, मुझे नमक की आवश्यकता है। बच्चा अचंभे में पड़ गया और मेरे से कहने लगा कि सर यहाँ नमक कहाँ मिलेगा? नमक तो घर में रहता है, यहाँ नहीं मिल सकता। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे घर पर चलता हूँ। मैं उस बच्चे के घर पर गया। घर पर जाने के बाद मैंने कहा बेटा थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड ला के दे दो मेरे को। बच्चा फिर अचंभे में बढ़ गया और मेरे से कहने लगा आप कमाल करते हो सर, आप यहाँ मेरे साथ आए हो, यहाँ नमक मिल सकता है तो नमक नहीं मांग रहे हो आप मेरे से, और जब स्कूल में थे तो स्कूल में सोडियम क्लोराइड था, वहाँ तुमने सोडियम क्लोराइड नहीं मांगा सर आपने, तो ये क्या कर रहे हो आप? इसका मायने क्या है? बच्चा व्यवहारिक जीवन के ज्ञान से नहीं जुड़ पाया है। काश मैंने कहा होता कक्ष में बालक में कि सोडियम क्लोराइड ही बेटा नमक होता है और नमक ही सोडियम क्लोराइड होता है, तो बच्चा व्यवहारिक जीवन से जुड़ जाता, व्यवहारिक ज्ञान से जुड़ जाता। वहाँ पर फिटकरी का हम बहुत सारा उपयोग करते हैं, तो फिटकरी को जोड़िए ना उसके व्यवहारिक जीवन से। जब तक हम व्यवहारिक, नींबू है, नींबू में अम्ल है, एसिड है नींबू, लेकिन कभी बच्चों से बात करेंगे तो एसिड की बात ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने उस नींबू से व्यवहारिक जीवन से जोड़ा ही नहीं उस बच्चे को। तो यहाँ पहला सिद्धांत यही कह रहा है कि बच्चे को जो कक्ष में ज्ञान दिया जा रहा है या स्कूल में जो ज्ञान दिया जा रहा है, उसके व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके पढ़ाया जाना चाहिए, बाहर के जीवन से जोड़ा हुआ ज्ञान दिया जाना चाहिए। रटंत विद्या से मुक्ति मिले, जो पढ़ाई रटन विद्या है उससे मुक्ति हो, यह सुनिश्चित की जाना। इसमें हम बच्चों को रटा रटा करके पास कराते चले जा रहे हैं, बच्चे रट रट करके पास होते चले जा रहे हैं, कैसे काम चलेगा? और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ 13 तुझको अर्पण। जैसे ही 10वीं की क्लास पास करता है बच्चा, 10वीं का ज्ञान वहीं अर्पण कर देता है। 11वीं पास करता है, 11वीं का अर्पण कर देता है। 12वीं पास करता है तो 12वीं का ज्ञान अर्पण कर देता है। मार्क्स उसके 90 से अबव आ रहे हैं। ताज्जुब होता है कि मार्क्स 90 से अबव, 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन जब बच्चों से पूछा जाता है कि 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी होगी, कितनी बड़ी प्रतिभा का धनी होगा। क्रो एंड क्रो की परिभाषा तो गलत ही हो रही है, यहाँ पर साबित हो रही है। क्रो एंड क्रो ने तो कहा था कि कक्ष में मात्र 1% विद्यार्थी ऐसा होता है जो क्या होता है, प्रतिभाशाली होता है। लेकिन यहाँ तो जरा उठा करके देखिए कि लगभग बच्चों के आप देखेंगे तो बच्चे सब 75 से ऊपर अंक प्राप्त करने लगे हैं। हम जब पढ़ा करते थे तो फर्स्ट डिवीज़न लाना बड़ा मुश्किल होता था, फर्स्ट डिवीज़न गिनी चुनी फर्स्ट डिवीज़न आती थी, और आज यह है कि सबकी फर्स्ट डिवीज़न आने लगी हैं। क्या ज्ञान का इतना ज़बरदस्त विस्फोट हो रहा है? क्या बच्चे इतने ज़्यादा ज्ञानवान हो गए? नहीं। समस्या यहाँ खड़ी है कि अध्यापक रटा रहे हैं। 5 साल के पेपर रटा देते हैं, उन्हीं में से नया पेपर बन के आता है। बच्चे उन चूँकि प्रश्न सारे रटे हुए हैं, बिल्कुल ऊपर से लेकर के ऐसे ऐसे बालकों को देखा है जो पूरे पेज में एक शब्द को भी इधर उधर नहीं करते, ऊपर से लेकर के नीचे, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आया उनके। तो यहाँ जब तक ज्ञान समझ में नहीं आएगा तब तक बच्चा उस ज्ञान को आगे नहीं ले जा पाएगा, उसका वो बच्चा उपयोग नहीं कर पाएगा। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, रटंत विद्या से, रटन प्रणाली से क्या मिलनी चाहिए? हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। इसलिए मैं बार बार यहाँ पर भी बात कर रहा हूँ कि ओपन बुक सिस्टम आना चाहिए। परीक्षा प्रणाली का जो सिस्टम है वो ओपन बुक होना चाहिए। खुली किताब दे दो उस बच्चे को, करो, इसमें से नकल करो, आंसर लिखो।
प्रश्न होने चाहिए उसकी कल्पना आधारित, और जब कल्पना आधारित प्रश्न होंगे तो वही बालक जवाब दे पाएगा जिसने रटंत विद्या से मुक्ति पाली हो, क्योंकि उसने ज्ञान को समझा और समझने के बाद में ही अपने शब्दों में तो स्पष्ट कर पाएगा, नहीं तो कैसे स्पष्ट कर पाएगा यहाँ पर। तो रटंत विद्या से क्या हो, मुक्ति मिले, ये दूसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है। तीसरा मार्गदर्शक सिद्धांत है चहुमुखी विकास करने वाला होना चाहिए। हमारा पाठ्यक्रम, हमारी पाठ्यचर्या है वो चहुमुखी बालक का क्या करे, विकास करे। इसलिए पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन करें, इस तरह तैयार करें उसको, बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराए, बजाय कि इसके वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना रहे, उसका दृष्टिकोण व्यापक हो, वो व्यापक सोच पैदा करे उसका सब तरीके से विकास हो, केवल सामाजिक विकास नहीं, केवल ज्ञानात्मक विकास नहीं, हर प्रकार का विकास। इसलिए काम और शिक्षा की बात कही गई, शारीरिक और स्वास्थ्य और योग शिक्षा की बात इसके अंदर कही गई, कला शिक्षा की बात कही गई, पर्यावरण शिक्षा की बात कही गई, शांति के लिए शिक्षा की बात कही गई। ये अन्य विषय और इसलिए जोड़े गए कि उस बालक हम क्या कर सकते हैं, चहुमुखी विकास कर सकते हैं, कक्षा कक्षी गतिविधियों के माध्यम से कर सकते हैं, कक्षा कक्षी बाहर की गतिविधियों के माध्यम से कर सकते हैं, तभी हम बच्चे का क्या कर सकते हैं, चहुमुखी। तो अवसर, इसके लिए शिक्षक को क्या कराने पड़ेंगे, अवसर मुहैया कराने पड़ेंगे। जब तक हमारे शिक्षक इन अवसरों को बच्चों को मुहैया नहीं करा पाएंगे तब तक चहुमुखी विकास नहीं होगा। और शिक्षक तब मुहैया करा पाएंगे जब उसकी बच्चे की पाठ्यचर्या के अंदर इस प्रकार की चीज़ें डाली जाएंगी, क्योंकि अपने शिक्षक को स्वतंत्रता ही नहीं है। शिक्षक चाहता है कि मैं क्लास के बाहर ले जाकर के पढ़ाऊं, शिक्षक चाहता है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊं, शिक्षक चाहता है मैं इस तरीके से पढ़ाऊं, लेकिन इस प्रकार की स्वतंत्रता उस शिक्षक के पास में नहीं होती। और जब पाठ्यचर्या में वो चीज़ें डलेंगी तो फिर स्वाभाविक है कि उसको वो स्वतंत्रता मिलेगी, और स्वतंत्रता मिलेगी तो फिर बालक का चहुमुखी विकास वो कर पाएगा और ऐसे अवसर वो मुहैया करा पाएगा। तो ये तीसरा सिद्धांत है मार्गदर्शक सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है लचीला का। परीक्षा प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना और कक्षा कक्षी गतिविधियों से जोड़ना। कक्षा कक्ष में बच्चा गतिविधियां कर रहा है, बहुत सारी गतिविधियां कर रहा है, हम उन गतिविधियों को तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग हो रही है, बच्चे सहगामी रूप से सीख रहे हैं, आपस में परस्पर सीख रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स का निर्माण कर रहे हैं। नहीं, हम तो केवल और केवल किसके पीछे थे, पाठ्य पुस्तक के पीछे लगे हुए थे, पाठ्य पुस्तक में से परीक्षा के पीछे लगे हुए थे। नहीं, अब यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाया जाए। लचीला बनाया जाए तो इसी के तहत ध्यान में आता है सीसी पैटर्न लागू किया गया था, सतत समग्र मूल्यांकन लागू किया गया था। क्योंकि देखिए, कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, समग्र माने सबको जोड़ना, सतत माने लगातार बच्चे का मूल्यांकन करना, आंकलन करना, केवल ये नहीं कि 3 घंटे में उस बच्चे का मूल्यांकन कर दिया यहाँ पर। तो लचीला होना चाहिए हमारा एग्जामिनेशन जो सिस्टम है, तो फिर बच्चा तनाव को कम कर लेगा। इसलिए इस पर डिपेंड होता है विद्यालय का वातावरण भय मुक्त हो, स्कूली शिक्षा तनाव मुक्त हो। तो तनाव मुक्त करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं परीक्षा को क्या करना पड़ेगा, लचीलापन बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कक्षा कक्षी की गतिविधियों को जोड़ना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि कोई बालक किसी गतिविधि में ज़्यादा अच्छा कर सकता है तो कोई बालक किसी गतिविधि में ज़्यादा अच्छा कर सकता है। तो वहाँ जब उन बच्चों को वेटेज मिलने लगेगा तो फिर बच्चों का तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और 5वां सिद्धांत है एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास। लोकतंत्र राज्य व्यवस्था, जो हमारी लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था चल रही है, गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमारी चल रही है, राष्ट्रीय चिंताएं समाहित होने, यानी राष्ट्र की बात उसके अंदर ध्यान में रखेगा। सब कुछ जो हम कर रहे हैं वो राष्ट्र हित के लिए कर रहे हैं। यदि राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है तो फिर इन सिद्धांतों का कोई मायने नहीं है, क्योंकि यदि ये सिद्धांतों को हम अमल में लेकर आए तो उसमें राष्ट्र हित है और राष्ट्र हित की चिंताएं उसमें सम्मिलित होनी चाहिए कि राष्ट्रीय चिंताएं आज हमारे सामने क्या खड़ी हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो राष्ट्र का विकास, सबका विकास, सबका विकास तो राष्ट्र का विकास, मेरा विकास तो देश का विकास, देश का विकास तो मेरा विकास, सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे पाठ्यचर्या की जो बात कर रहे हैं वो पाठ्यचर्या में इस राष्ट्रीय चिंताओं की बात ध्यान में रखेगा, क्योंकि हम लोकतंत्र में रहें, हम कोई तानाशाही सत्ता में नहीं हैं। सबको सबकी बात कहने का अधिकार है, सबको अपनी, लेकिन जब सबको सबका विकास है तो फिर उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये 5 सिद्धांत हैं, मार्गदर्शन सिद्धांत, इनको याद कर लीजिए।
तीनों के रूप वो 3 दे दे, चौथा उपरोक्त तीनों आ जाए, या किसी एक को दे दे, अन्य 3 जोड़ दे, तो किसी भी दृष्टिकोण से आ जाए। ये 5 सिद्धांत आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये परिप्रेक्ष्य का पहला इम्पोर्टेंट पार्ट है यहाँ, 5 मार्गदर्शक सिद्धांत। अब अपन दूसरी की ओर चलें तो दूसरी बात इसके अंदर क्या की जा रही है कि 3 शिक्षण सूत्रों की बात की जा रही है। पाठ्यचर्या के सिद्धांतों के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो 3 शिक्षण सूत्रों की बात है इसके अंदर। ज्ञात से अज्ञात की ओर चलें, मूर्त से अमूर्त की ओर चलें, और स्थानीय से वैश्विक की ओर चलें। पाठ्यचर्या के सिद्धांतों से जो शिक्षण सूत्र हैं 3 ध्यान में रख लीजिएगा। इसमें 3 शिक्षण सूत्रों पर बल दिया गया है। एक तो ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा मूर्त से अमूर्त की ओर, और तीसरा स्थानीय जो है। हम जानते हैं स्थानीय से हम कहाँ जान लें, पहले परिवार की जानकारी देनी पड़ेगी। परिवार की जानकारी ना दे करके हम पहले हम सीधी के राष्ट्र की जानकारी दे सकते हैं या विश्व की जानकारी दे सकते हैं? नहीं, पहले परिवार से समुदाय जाना पड़ेगा, समाज जाना पड़ेगा। धीरे धीरे करके बच्चे को राज्य स्तर की बात करते हुए, राष्ट्रीय स्तर की बात करते हुए फिर वैश्व की बात करें, विश्व की बात कर पाएंगे। तो स्थानीय से हमें कहाँ चलना पड़ेगा? वैश्विक की ओर चलना पड़ेगा। यहाँ पर ज्ञात जो बच्चे को है, ज्ञात यानी बच्चा घर से भी सीख करके आ रहा है, वो ज्ञात है, और किधर चलना पड़ेगा? अज्ञात की ओर चलना पड़ेगा। मूर्त बच्चे को दिखाई देना चाहिए, और फिर उसकी कल्पना इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो किधर चले? अमूर्तता की ओर चले। तो 3 शिक्षण सूत्र पाठ्यचर्या के सिद्धांतों की बात यहाँ रखी गई है। तीसरा वाला बिंदु इसके अंदर दिया हुआ है, पहले अध्याय की मैं बात कर रहा हूँ, 3 बातें ध्यान में रखिएगा। शिक्षा के समक्ष जो राष्ट्रीय चुनौती हैं वो कौन कौन सी हैं, यानी शिक्षा के समक्ष राष्ट्रीय चुनौती इस पाठ्यचर्या के अंदर एनसीएफ 2005 के अंदर कौन कौन सी रखी गई हैं, तो ध्यान में रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो चुनौती है, सबसे बड़ी जो राष्ट्रीय चुनौती है, वो है हमारे सहभागिता आधारित लोकतंत्र व संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों का सुदृढ़ करना। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि जो सहभागिता आधारित लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र में अपन जानते हैं सबकी सहभागिता होती है, संविधान में जो मूल्य स्थापित किए गए हैं उनको सुदृढ़ करना। इसलिए आरटी एक्ट 2009 में भी बिल्कुल प्रावधान किया गया उसके अंदर कि जो पाठ्यचर्या है भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुरूप होगी। यहाँ पर वही बात है, उसी के अधीन ही वो आरटी एक्ट 2009 में ये बात यहाँ से लेकर के वहाँ पर गए हैं कि हमारे सहभागिता आधारित लोकतंत्र व संविधान में क्या है? प्रतिस्थापित जो मूल्य दिए गए हैं उनको क्या करना है? सुदृढ़ करना। ये हमारे लिए एक बड़ी राष्ट्रीय चुनौती है। इस राष्ट्रीय सबसे बड़ी राष्ट्रीय चुनौती आपसे पूछ ली जाए तो ये वाला आंसर आप ध्यान में रख लीजिएगा। इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करने का अर्थ है कि हम गुणवत्ता, और ये बात ध्यान में, इस लाइन को भी ध्यान में रख लीजिएगा, गुणवत्ता और सामाजिक न्याय को पाठ्यचर्या में सुधार का केंद्र बिंदु बनाएं। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इस चुनौती का सामना करने के लिए गुणवत्ता और सामाजिक न्याय को पाठ्यचर्या में सुधार का केंद्र बिंदु, क्योंकि क्वालिटी जहाँ पर होगी, सामाजिक न्याय जहाँ पर होगा, भेदभाव नहीं होगा, वहाँ पर अपन बात कर सकते हैं। तो केंद्र बिंदु किसे बनाया जाए? केंद्र बिंदु बनाया जाए गुणवत्ता और सामाजिक न्याय को। ठीक है, तो 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात आ रही है, आपका पहला चैप्टर आ रहा है, उस पहले चैप्टर के अंदर 3 बातें। पहले मार्गदर्शक सिद्धांत। मार्गदर्शक सिद्धांत कितने? 5 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। 5 मार्गदर्शक सिद्धांत आपको ध्यान में रखने चाहिए। जो ज्ञान है बाहरी जीवन से जोड़ने की बात है, व्यवहारिक जीवन से जोड़ने वाली बात है, रटन विद्या से मुक्ति दिलाने वाली बात है, चहुमुखी विकास की बात है, अवसर ऐसे मुहैया कराए जाएं बच्चे को कि वो अपना चहुमुखी विकास कर सके, शिक्षक को मुहैया कराने जाएं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा ना बने। लचीलापन, परीक्षा प्रणाली को लचीलापन बनाया जाए, कक्षा कक्षी गतिविधियों से जोड़ा जाए, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं उसके अंदर क्या हों? समाहित हों। ये पहला बिंदु।
दूसरा बिंदु के अंदर 3 सूत्र ध्यान में रख लीजिएगा जो पाठ्यचर्या के सिद्धांतों के अंदर हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और स्थानीय से वैश्विक की ओर। फिर तीसरा वाला बिंदु ध्यान में रखेगा कि जो भारतीय संविधान और आधारित लोकतंत्र है उसमें जो चुनौती है, राष्ट्रीय सबसे बड़ी चुनौती है वो प्रतिस्थापित मूल्यों को सुदृढ़ करने की चुनौती है, और इसके सुधार के लिए, इसका सामना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गुणवत्ता और सामाजिक न्याय को पाठ्यचर्या में जोड़ना होगा। अब दूसरे अध्याय के अंदर जो खास बातें हैं उनको ध्यान में रखिए। दूसरा अध्याय का नाम पहले आ चुका है, सीखना और ज्ञान। सीखना और ज्ञान के अंदर ये बातें ध्यान में रखिए कि पहले चाइल्ड सेंटर्ड, अध्यापक केंद्रित नहीं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित नहीं, हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। और चाइल्ड सेंटर होना चाहिए तो पहला वाला बिंदु बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, याद कर लीजिए। ये पूछा जा सकता है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का निम्न में से अर्थ है, तो बच्चों के अनुभवों, यानी बच्चे के अनुभव दूर नहीं कर सकते यहाँ पर। बच्चे के, मैंने कहा था कि अध्यापक और बच्चे दोनों के अनुभव मिलेंगे तभी शिक्षण पूरा होगा वहाँ पर। बच्चों के अनुभवों, उनके स्वरों, उनकी बोलचाल, उनकी भाषा, उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। चाइल्ड सेंटर्ड शास्त्र यानी बच्चों पर केंद्रित का बात है, तो 3 बातें इसके अंदर ध्यान में रखिए। एक तो बच्चों के अनुभवों को जोड़िए, बच्चों के अनुभवों को शेयर करिए, साथ रखिए। दूसरा उनके स्वरों को साथ में रखिए। और तीसरी बात है उनकी सक्रिय सहभागिता को ध्यान में दीजिए। विद्यार्थी की कक्ष में सहभागिता कैसी होनी चाहिए, तो सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए। 3 बातें इसके अंदर ध्यान में रखनी है पहले बिंदु के अंदर। दूसरे, अच्छे विचारों की अवधारणा क्या है, तो अच्छे विचारों की धारणा में एक धारणा तो यह है कि अध्यापकों की आज्ञा का पालन। अच्छी अवधारणा क्या, अच्छा क्या है कि जो अध्यापक कह रहे हैं उनकी आज्ञा का शिक्षार्थी क्या करें, पालन करें। आमतौर पर हम देखते हैं कि जो शिक्षक कहना चाहते हैं विद्यार्थी उनकी बात को सुनते नहीं हैं, और जब सुनेंगे नहीं तो फिर सीखना संभव नहीं है, ज्ञान मिलना संभव नहीं है यहाँ पर। तो पहली बात, अच्छे विचारों की धारणा में अध्यापकों की आज्ञा का पालन करना। दूसरा, नैतिक चरित्र, ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात है अध्यापक के शब्दों को आधिकारिक ज्ञान की तरह स्वीकारना। जो अध्यापक कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, वो आधिकारिक रूप में उस ज्ञान को स्वीकार करिएगा। 3 बातें अच्छी धारणा के अंदर हैं। पहली धारणा अध्यापकों की आज्ञा का पालन है, दूसरी उसका नैतिक चरित्र की बात है, और तीसरी बात है अध्यापक के शब्दों को आधिकारिक ज्ञान के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई है। ये अच्छी अवधारणा पूछी जाए तो ये 3 बिंदु उसके अंदर आएंगे। तीसरी बात इसके अंदर है किताबी ज्ञान को दोहराने की क्षमता के विकास के बजाय हम बार बार किताब को रटाते रहते हैं, बार बार किताब को रटाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा दोहराना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, पाठ्यचर्या बच्चों को इतना सक्षम बनाए कि वे अपनी आवाज़ ढूंढ सकें, क्लास में कुछ बोल सकें, क्लास में कुछ प्रश्न कर सकें, अपनी उत्सुकता का पोषण कर सकें, स्वयं को सवाल पूछें, जांचें, परखें और अपने अनुभवों को स्कूली ज्ञान के साथ जोड़ सकें। ध्यान में रखिएगा, किताबी ज्ञान को दोहराने की क्षमता के विकास के बजाय जो हम किताबी ज्ञान उस बच्चे को दे रहे हैं, नहीं, हम हैं उस बच्चे को अवसर, चूँकि चौमुखी के विकास मुहैया कराना है तो फिर बच्चे को ऐसे अवसर देने पड़ेंगे कि पाठ्यचर्या बच्चों को क्या करे, पाठ्यचर्या बच्चों को इतना सक्षम बनाए कि वे अपनी आवाज़ ढूंढ सके। जो उनकी क्लास में आवाज़ दब चुकी है, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो वो अपनी आवाज़ को ढूंढ सकें। पहली बात, अपनी उत्सुकता का पोषण कर सकें, जो वो उत्साहित हो रहे हैं सीखने के लिए, ज्ञान के लिए, उसका वो पोषण कर सकें। स्वयं से भी सवाल करें और सामने वाले से भी सवाल करें, यानी अध्यापकों से भी वो पूछें, स्वयं से भी पूछें, अध्यापकों से भी पूछें, जांचें भी, परखें भी, और अपने अनुभवों को स्कूली ज्ञान के साथ क्या करें, जोड़ें। ये तीसरे नंबर की बात है। चौथे नंबर की बात ध्यान में रख लीजिएगा, संज्ञान का अर्थ क्या है, पूछ सकते हैं आपसे कि पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 में संज्ञान का क्या अर्थ दिया गया है। तो कर्म व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। संज्ञान का क्या अर्थ है कि कर्म और व भाषा के माध्यम से किसको समझना है, स्वयं को समझना है और इस संसार को समझना है, इस दुनिया को समझना है। ये है संज्ञान का अर्थ। 5वां बिंदु है इसके अंदर, बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। यानी बच्चे स्वयं भी सीखते हैं, दूसरों से भी सीखते हैं। ऐसा नहीं कि वो दूसरों से ही सीखते हैं,
अपने आप में भी सीखते हैं बच्चे, इसलिए वो अनुसंधान खोजी प्रवृत्ति उन बच्चों के अंदर पाई जाती है। बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एवं दूसरों से भी विभिन्न तरीकों से सीखते हैं। तो अब वो विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं, एक तो अनुभव के माध्यम से, दूसरा स्वयं चीज़ें बनाने से, अनुभवों से बच्चे सीखते हैं। आप जानते हैं जैसे जैसे अनुभव आते हैं हम सीखते चले जाते हैं। स्वयं चीज़ें बनाएंगे, स्वयं करेंगे, करके सीखेंगे तो बच्चे क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये सीखने के तरीके हैं व्यक्तिगत तौर पर और दूसरों के माध्यम से। प्रयोग करने से बच्चे सीख सकते हैं, पढ़ने से बच्चे सीख सकते हैं, विमर्श करने से बच्चे सीख सकते हैं, पूछने से बच्चे सीख सकते हैं, सुनने से सीख सकते हैं, उस पर सोचने मनन करने से तथा गतिविधि या लेखन के जरिए अभिव्यक्त करने से, अन्वेषण से, समुदाय के सदस्यों के अनुभवों से बच्चे सीख सकते हैं। यानी कहाँ कहाँ बच्चा सीख सकता है, कैसे कैसे सीख सकता है। तो पूछा जा सकता है कि एनसीएफ 2005 में बच्चों के सीखने के कौन कौन से तरीके सुझाए गए हैं। तो वो सुझाए गए हैं यहाँ पर अनुभवों के माध्यम से, ये पहला बिंदु हो गया। दूसरा, स्वयं चीज़ें बनाएं, उससे सीखें। प्रयोग करके सीखें, प्रयोग करने से बच्चे सीख सकते हैं। चौथा, स्वयं पढ़ें, पढ़ने से बच्चे सीख सकते हैं। पांचवा, विचार विमर्श करें आपस में, उसे सीख सकते हैं। पूछें, पूछ करके सीख सकते हैं। सुनने से बच्चे सीख सकते हैं, श्रव्य सामग्री जिसको अपन कह रहे हैं यहाँ पर। सोचने से बच्चे मनन करने से सीख सकते हैं। गतिविधि या लेखन से बच्चे सीख सकते हैं। अभिव्यक्त करने से बच्चे सीख सकते हैं। अन्वेषण करने से बच्चे सीख सकते हैं और समुदाय के सदस्यों के साथ संपर्क में आने से बच्चे सीख सकते हैं। तो ये एनसीएफ 2005 में सीखने के अवसर हैं, वो यहाँ सुझाए गए तरीके बताए गए हैं। नेक्स्ट बिंदु है बहुश्रेणीय कक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। बहुश्रेणीय कक्षा व्यवस्था से तात्पर्य क्या है कि केवल एक कक्षा के विद्यार्थी ना हो करके एक से अधिक कक्षाओं के विद्यार्थी बैठ करके लर्निंग करें, सीखें, आपस में विचार विमर्श करें, तो उसे कहते हैं बहुश्रेणीय कक्षा व्यवस्था। तो पूछा जा सकता है कि बहुश्रेणीय कक्षा व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। एक से अधिक कक्षा के विद्यार्थी जिस कक्षा में होते हैं वो बहुश्रेणीय कक्षा व्यवस्था कहलाती है। तो बहुश्रेणीय कक्षा व्यवस्था पर इन्होंने जोर दिया है, बल दिया है। फिर 7वां बिंदु देखें कि शिक्षकों को यह समझना चाहिए कि पाठ्य योजना किस तरह बनाएं कि बच्चे बताई गई चीज़ को, यानी जो पाठ्य योजना बना करके जा रहे हैं वो पाठ्य योजना किस प्रकार की बनाएं। तो यहाँ स्पष्ट रूप से सुन लीजिएगा, बच्चे बताई गई चीज़ को सिर्फ दोहराएं नहीं। हम जब पाठ्य योजना बनाते हैं तो बच्चों को पुनरावृत्ति करा देते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। तो इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, उनमें सोचने की रुचि जगे और सीखी हुई चीज़ों को करके देखने का मौका मिले। यानी पाठ्य योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखें कि केवल दोहराने की बात ना हो, किसकी बात हो, उनमें सोचने की प्रति रुचि जगे, वो सोचने के लिए मजबूर हो जाएं कि जो ये बात आ रही है वो तर्क करें उस बात को लेकर के, और जो सीखी हुई चीज़ों को करके देखने का मौका मिले कि जो अध्यापक ने बताया है हम उस चीज़ को करें, रटें नहीं, दोहराएं नहीं, करें, प्रयोग करें, उसके घर जाकर के उस काम को करें कि जो गुरुजी ने कहा है, जो हमारे शिक्षक शिक्षिका ने कहा है, उस बात को हम प्रैक्टिकली करके देखें, उस बात को हम व्यवहारिक रूप से करके देखें। तो ये बात कहाँ रखनी है, पाठ की योजना बनाते समय ये बात ध्यान में रखें। केवल दोहराना है, लेकिन केवल दोहराना नहीं है, ये बात कि उनकी सोचने की रुचि जागृत करनी है। और दूसरी बात क्या करनी है कि जो चीज़ें हैं उसके बाद वो करके उनको तैयार करे, सीखे, देखे, मौका मिले उसे। 8वां बिंदु है इसके अंदर बहुस्तरीय, विभिन्न स्तर की बहु क्षमता या अनुलंबिता, यानी केवल एक क्षमता वाले, पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर वापस पुनरावृत्ति हो रही है कि केवल एक स्तर की नहीं, बहुस्तर यानी, या मैं कहूँ आपको कि निम्न स्तर, मध्य स्तर और उच्च स्तर, इसे क्या कहेंगे, बहुस्तरीय। एक केवल हमने निम्न स्तर के बच्चों को एक तरफ बैठा दिया, उनको हम क्लास ले रहे हैं, या उच्च स्तर के बच्चों को हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे उनको ले जा करके हम पढ़ा रहे हैं, नहीं। क्लास में जो होना चाहिए वो बहुस्तरीय होना चाहिए, बहुस्तरीय शिक्षण होना चाहिए, बहुस्तरीय कक्ष होना चाहिए, और बहु क्षमता वाले बच्चे होने चाहिए। किसी की क्षमता कम हो सकती है और किसी के बच्चे की क्षमता ज़्यादा हो सकती है, तो विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे उस क्लास के अंदर होने चाहिए। कक्षा में व्यक्तिमूलक कार्य के लिए उपयुक्त सामग्री और संसाधनों की मदद से, तो इस प्रकार के कक्ष के अंदर उपयुक्त सामग्री और संसाधनों की मदद से छोटे छोटे समूह बनाए जाएं, क्योंकि उस समूह के अंदर, फिर वापस मैं आपको रिपीट कर दूं कि समूह ऐसा ना बना लें कि जो
धीमी गति के बालक है उनको एक समूह में दे दिया, मध्यम गति के बालक उनको एक समूह में दे दिया और उच्च गति वाले बालक उनको एक समूह में नहीं। कोऑपरेटिव लर्निंग ये नहीं कहती, सहयोगात्मक अधिगम ये नहीं कहता। वहाँ एक हमने धीमी गति वाले बालक को लिया तो एक मध्यम वाले को भी लिया और एक उच्च वाले को भी लिया। जब उनका इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बैठाएंगे तो वो बहुस्तरीय होगा, बहु क्षमता वाला होगा और उसके आधार पर हम छोटे छोटे समूहों के लिए किए गए नियोजन से पढ़ाई बहुत ही प्रभावशाली ढंग से संचालित होती है। इस प्रकार से यदि हम कोऑपरेटिव लर्निंग कराएं, सहयोगात्मक अधिगम कराएं तो हमारा जो पढ़ाई का है, जो हमारा शिक्षण है, जो पढ़ने का तरीका है, जो बच्चों को सीखने की बात है वो प्रभावशाली ढंग से हो सकती है। तो ये यहाँ हो गए अपने 8 बिंदु। अब नेक्स्ट चलें 9वां बिंदु, कक्षा में अध्यापकों के व्यवहार। ध्यान में रखिएगा 3 बातें इसके अंदर। उनके द्वारा प्रयुक्त सामग्री और उनके मूल्यांकन की तकनीक में परस्पर क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, आंतरिक सामंजस्य होना चाहिए। ये 3 बातें इसके अंदर कि पूछा जाए कि कक्ष में किन 3 बातों पर सामंजस्य होना चाहिए, परस्पर आंतरिक सामंजस्य होना चाहिए। तो एक बात तो यह अध्यापकों का व्यवहार, क्योंकि अध्यापकों का व्यवहार सर्वोपरि है यहाँ पर, और जो वो सामग्री प्रयुक्त में ले रहा है उस पर, और तीसरे जो मूल्यांकन की तकनीकी है उस पर। ये तीनों की तीनों चीज़ों में आपस में क्या होना चाहिए, आंतरिक सामंजस्य होना चाहिए। फिर 10वां बिंदु क्या कह रहा है आपका, 10वां बिंदु कह रहा है कि पाठ्यचर्या ऐसी हो जो शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव उपलब्ध कराए, यानी पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार से होना चाहिए जो शिक्षार्थियों को ऐसे अनुभव कराए जो उसमें क्रमशः, ध्यान में रखिएगा कि पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को क्या कर सकती है, पहले नंबर की बात, विवेक की क्षमता बढ़ाते हुए उसके ज्ञान के आधार को पुष्ट करे। विवेक की क्षमता बढ़ाते हुए उसके ज्ञान के आधार को क्या करे, पुष्ट करे। दूसरा, विभिन्न विषयों के माध्यम से दुनिया को समझने का मौका दे। तीसरी बात, उसमें सौंदर्य और बोध को पुष्ट करे। चौथी बात, दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाए। और 5वीं बात, उन्हें काम करने और आर्थिक प्रक्रियाओं में भागीदारी करने दें। ये 5 बातें ध्यान में रख लीजिएगा कि इसके लिए पाठ्यचर्या ऐसी हो जो शिक्षार्थियों के लिए क्या करे, कैसे अनुभव उपलब्ध कराए। तो एक तो यहाँ पर विवेक की क्षमता बढ़ाते हुए उसके ज्ञान के आधार को पुष्ट करे, ये पहले नंबर की बात है। दूसरे नंबर की बात यह है कि विभिन्न विषयों के माध्यम से दुनिया को समझने का मौका दे, यानी जो विभिन्न विषय हैं यहाँ पर, जो विभिन्न विषयों की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के क्षेत्र के अंदर ये बात कही गई है, विभिन्न विषयों के माध्यम से दुनिया को समझने का मौका दे। तीसरी बात है कि उनमें सौंदर्य बोध को पुष्ट करे, सौंदर्यता आनी चाहिए उसके अंदर, अनुभव हैं तो वो सौंदर्य होने चाहिए उसकी। चौथे नंबर के बाद दूसरों के प्रति कैसा बनाया जाए उनको, उनके अनुभवों के आधार पर संवेदनशील बनाया जाए, सेंसिटिव बनाया जाए। आजकल किसी बच्चे के लग जाती है, बच्चा यूं ही दूसरा बच्चा देख रहा है, रो रहा है तो रोने दो, उसको कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ये सेंसिटिव नहीं है, क्यों रो रहा है, कि उसके लग गई है, कुछ करे, उसके उपचार कराए, ये संवेदनशीलता उस बच्चे के अंदर आनी चाहिए। और 5वीं नंबर की जो बात है इसके अंदर, उन्हें काम करने और आर्थिक प्रक्रियाओं में भागीदारी करने दें, काम करने दें उनको, और जो आर्थिक भागीदारी है उसमें भी उनकी भागीदारी लें, उनकी भी सहभागिता इसके अंदर ले। तो 5 बातें इसके अंदर पाठ्यचर्या के अंदर सम्मिलित होनी चाहिए उनके विद्यार्थियों के अनुभव को उपलब्ध करवाने के लिए। और 11वें नंबर की बातों पूछा जा सकता है कि बच्चों की बुनियादी क्षमताएं क्या होती हैं। प्रश्न है ये, बच्चों की बुनियादी क्षमताएं क्या होती हैं। ये सारे प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूँ, इसलिए अभी इनको ढंग से समझ लें, फिर उन प्रश्नों के जवाब आप आसानी के साथ दे पाएंगे। और नहीं तो फिर बीच में से प्रश्न आ गया ना तो गलत हो जाएगा वहाँ पर। बच्चों की बुनियादी क्षमताएं भी होती हैं जो बोध के विकास, मूल्यों और कौशल संबंधी बृहत आधार तैयार करती हैं। 3 बातें इसके अंदर आ गई। पहले नंबर के बाद बोध के विकास, दूसरा मूल्यों और कौशल संबंधी बृहत आधार, मूल्य हो गया, तीसरा हो गया यहाँ पर कौशल संबंधी, बोध के विकास, मूल्य और कौशल संबंधी बृहत आधार तैयार करती हैं। ये कहलाती हैं बुनियादी क्षमताएं। तो बुनियादी क्षमताएं वे होती हैं जो बोध के विकास, मूल्य और कौशल संबंधी बृहत आधार तैयार करती हैं। तो ये 3 बातें इसके अंदर भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। अब नेक्स्ट आता है आपका तीसरा अध्याय
जो सबसे बड़ा है तीसरा अध्याय, जिसको आपको ध्यान में रखना है इस तीसरे अध्याय को। इस तीसरे अध्याय के बिंदुओं को भी हम देखें तो पहली बात आ चुकी है कि जो भाषा शिक्षण होना चाहिए वो बहुभाषिक होना चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मातृभाषा से प्रारंभ हो, दूसरी भाषा अंग्रेजी हो और उसके बाद में एक से अधिक भाषाएं जब आती हैं तो फिर वो बहुभाषिक शिक्षण होना चाहिए। दूसरे नंबर की बात, स्कूली गणित का दर्शन। इसकी बात में भी मैंने आपको कही थी कि बच्चे जो है गणित से भयभीत होने की बजाय उसका आनंद उठाएं। बच्चे गणित से भयभीत नहीं हों, एक आनंद की अनुभूति करें। बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखें, जो उसके जीवन में काम आने वाला गणित है उसे सीखें। तीसरी बात है इसके अंदर, बच्चे गणित को ऐसा विषय मानें जिस पर वे बात कर सकते हैं। यानी गणित पर तो बात करना ही नहीं चाहते आज बच्चे, उसको महत्वपूर्ण समझते ही नहीं है। तो यहाँ हमें बात देखनी पड़ेगी कि बच्चे गणित को ऐसा विषय बनाएं कि बच्चे उस पर क्या करें, आपस में बातचीत करें, जिस पर वे बात कर सकते हैं, जिसमें वो संप्रेषण कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपस में, जिस पर चर्चा कर सकते हैं, जिस पर साथ साथ काम कर सकते हैं। पाठ्यचर्या में ऐसा गणित को विषय को बनाया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट बिंदु आता है इसका कि बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं और उन्हें हल करें। यानी क्लास में बच्चे सार्थक समस्याएं उठाएं, अच्छे से अच्छे प्रश्न पूछें और फिर उन्हें हल करने के लिए तैयार रहें। बच्चे अमूर्त का प्रयोग संबंधों को समझने, संरचनाओं को देख पाने और चीज़ों का विवेचन करने, कथनों की सत्यता या असत्यता को लेकर तर्क करने में कर पाएं। ये सारा स्कूली गणित का दर्शन चल रहा है। बच्चे गणित की मूल संरचना को समझें, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति। यानी जो मूल है गणित है, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और त्रिकोणमिति को भी समझें और जानें। अध्यापक कक्षा में प्रत्येक बच्चे के साथ इस विश्वास के आधार पर काम करे कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। यानी अध्यापक को इस प्रकार काम करना पड़ेगा, बच्चे के साथ में इस विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि ये गणित सीख ही नहीं सकता। कई बार होता है अध्यापक बच्चे को अलग बैठा है, तेरे तो समझ में कभी आ ही नहीं सकती, नहीं, उसके साथ इस प्रकार काम करना पड़ेगा, इस विश्वास के साथ काम करना पड़ेगा कि ये बच्चा भी गणित सीख सकता है। तो ये बिंदु स्कूली गणित का दर्शन के अंदर है। पूछा जा सकता है निम्न में से स्कूली गणित का दर्शन है, तो 3 बिंदु आएगा, तो उपरोक्त तीनों ध्यान में रखिएगा। फिर इसका तीसरा वाला जो बिंदु है, माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान की शिक्षा। यहाँ जो पाठ्यचर्या के क्षेत्र आ रहे हैं, पहले भाषा की बात हो गई, दूसरी गणित की बात हो गई, तीसरी अब विज्ञान की बात है। माध्यमिक स्तर पर ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कही थी कि माध्यमिक स्तर संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। विज्ञान विषय को माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को विज्ञान की शिक्षा एक संयुक्त विषय के रूप में दी जानी चाहिए, जिसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर अधिक उन्नत तकनीकी शिक्षा शामिल हो। और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो वैज्ञानिक शिक्षा दे रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, अधिक उन्नत तकनीकी की शिक्षा इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। फिर चौथा बिंदु यहाँ पर कह रहा है कि स्कूलों द्वारा पाठ्य सहगामी जो को करिकुलर एक्टिविटी हैं, पाठ्येतर क्रियाओं पर आविष्कारशीलता व रचनात्मकता के माध्यम से अधिक बल दिया जाना चाहिए। यानी इन 2 बातों पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। बच्चे खोजें, बच्चों में खोजी प्रवृत्ति विकसित हो, बच्चों में क्रिएटिविटी आए, बच्चा कुछ करें। इन 2 बातों को ध्यान में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से, पाठ्येतर क्रियाओं के माध्यम, विषय वस्तु संबंधी क्रियाओं के माध्यम से 2 बातें आनी चाहिए, अधिक बल दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट अपन देखें 5वां बिंदु, सामाजिक विज्ञान विषय के अंदर, पहली भाषा के अंदर, दूसरी गणित के अंदर, तीसरी बिंदु आए विज्ञान के अंदर। अब चौथी बात आ रही है सामाजिक विज्ञान के अंदर। सामाजिक विज्ञान विषय में अवधारणाओं की समझ और सामाजिक राजनीतिक यथार्थ के विश्लेषण की क्षमता के विकास का प्रयास हो, ये ध्यान में रखिएगा। ना कि केवल व्याख्या, तथ्यों, रटने पर बल हो। यानी रटने पर बल नहीं होना चाहिए, विश्लेषण करने पर, यथार्थता पर, रियलिटी पर बात की जानी चाहिए। सामाजिक राजनीतिक यथार्थता पर बल, अवधारणाओं की समझ विकसित होनी चाहिए बच्चों के अंदर। नहीं तो आम तौर पर प्रश्न आता है कि आप क्या समझते हैं, बच्चा रटी हुई चीज़ को लिखा करके आता है, लेकिन अवधारणाओं की समझ उस बच्चे के अंदर नहीं आ पाती। तो अवधारणाओं की समझ विकसित हो। यहाँ फिर एक इम्पोर्टेंट आता है कि नागरिक शास्त्र की जगह राजनीतिक शास्त्र का शब्द का प्रयोग किया जाए। ये नागरिक शास्त्र जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है, अंग्रेजों के द्वारा किया गया। नागरिक शास्त्र हमारा नहीं है, ये अंग्रेजों के द्वारा किया गया शब्द, यूज़ में लिया गया शब्द है। इसको हटाया जाना चाहिए और इसके स्थान पर किस शब्द का उपयोग होना चाहिए, राजनीतिक शास्त्र का उपयोग किया जाना चाहिए। 7वां बिंदु अपन चलें तो 7वां बिंदु कहता है यहाँ पर
कक्षा 3 से 5 तक ध्यान में रख लीजिएगा, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन की बात करनी है। यानी पर्यावरण अध्ययन जो किनको, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय को मिला करके बात की जा रही है, यहाँ पर विषय की शिक्षा दी जानी चाहिए। 8वां बिंदु है उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु, यानी तीसरे 5वीं तक सामाजिक विज्ञान नहीं है, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को मिला करके पर्यावरण शिक्षा की बात, पर्यावरण अध्ययन की बात की जा रही है। और जब बालक उच्च प्राथमिक स्तर पर आ गया तो सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु है उसके उप विषय कौन कौन से सम्मिलित करने चाहिए। एक तो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, 4 विषय ध्यान में रख लीजिएगा। समाजशास्त्र नहीं है, समाजशास्त्र 5 ये माध्यमिक स्तर पर आएगा यहाँ पर। तो 4 विषय ध्यान में रख लीजिएगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। कौन से स्तर पर होने चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर। और जैसे ही माध्यमिक स्तर आ जाता है आपका, तो माध्यमिक स्तर के अंदर इतिहास, भूगोल, ये समाजशास्त्र और जुड़ जाता है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विषय आ जाएगा। यानी 4 तो उच्च प्राथमिक स्तर के ही हैं, समाजशास्त्र भी शामिल हो जाए तो फिर वो माध्यमिक स्तर की बात यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इनके तरीके क्या होना चाहिए, सामाजिक विषय को पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, तो ये 10वां बिंदु देखिएगा। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक तो समस्या समाधान विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। नाट्यीकरण अभिनय की बात मैं आपसे कर चुका हूँ, समस्या समाधान की मैं बात कर चुका हूँ, रोल प्ले की मैं बात कर चुका हूँ। यहाँ पर भूमिका निर्माण, वाद विवाद, पक्ष विपक्ष, जब सामाजिक अभिव्यक्ति विधि पढ़ी थी तो सामूहिक वाद विवाद की बात अपन ने की थी, तो पैनल चर्चा की अपन ने बात की थी, तो वाद विवाद होनी चाहिए, आपस में चर्चाएं होनी चाहिए। प्रोजेक्ट की बात कर चुका हूं मैं, इनका उपयोग करना चाहिए। तो सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधियों का उपयोग करना चाहिए, तो ये सारी विधियां समस्या समाधान, नाट्यीकरण, भूमिका निर्वाह, वाद विवाद, चर्चाएं और प्रोजेक्ट का उपयोग करना चाहिए। फिर बात आती है सामाजिक के बाद कला शिक्षा की। कला शिक्षा के अंदर पाठ्यचर्या के द्वारा विद्यार्थियों को देश की विभिन्न कलात्मक परंपराएं हैं, उन कलात्मक परंपराओं से क्या कराना चाहिए, हमें परिचय कराना चाहिए विद्यार्थियों को। हमारी कला को नहीं तो बच्चे भूलते चले जाएंगे। भारत तो एक कलात्मक देश रहा है, वो सारी बातें यहाँ परंपराएं बतानी चाहिए हमारी। और फिर इसके अंदर इसे कब तक, कक्षा 10 तक कम से कम इस विषय को लागू करना चाहिए। अगला वाला बिंदु थे कला शिक्षा आवश्यक रूप से एक उपकरण और विषय के रूप में कक्षा 10 तक शिक्षा का हिस्सा होना अनिवार्य होना चाहिए। कक्षा 10 तक कला शिक्षा पढ़ाई ही जानी चाहिए। कला शिक्षा के अंदर कौन कौन से उप विषय रखे गए हैं, कला शिक्षा के अंतर्गत देखिए संगीत रखा गया है, नृत्य, दृश्य कला और नाटक, 4 हो गई यहाँ पर। संगीत है, नृत्य, दृश्य कला है, ये एक है, दूसरा है, ये एक हो गया, और ये नाटक, चारों को शामिल किया गया। यानी कला शिक्षा के अंतर्गत ये चारों चीज़ें इसके अंदर शामिल की गई, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर संगीत, नृत्य और नाटक विद्यार्थियों के किसमें सहायक होते हैं, आत्मबोध, ज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में सहायक होते हैं। यानी ये जो संगीत, नृत्य और नाटकों की हम जब शिक्षा देने जा रहे हैं तो बच्चों का क्या होता है, आत्मबोध होता है, बच्चा अपने आप को समझता है, ज्ञानात्मक बच्चे का विकास होता है, और सामाजिक विकास क्योंकि अकेले के द्वारा ये नहीं हो सकता, मिलजुल करके होता है, तो सामाजिकता का विकास बच्चों का होता है। फिर 15वां बिंदु है, यहाँ कला शिक्षा हो गई। अब स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक होना लागू किया जाना चाहिए। पूछा जाए कि स्वास्थ्य शिक्षा कहाँ से कहाँ तक लागू होनी चाहिए अनिवार्य रूप से, तो प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए। फिर आती है काम और शिक्षा। काम और शिक्षा के अंतर्गत जो काम शब्द से तात्पर्य, काम का जो संबंध है, इस काम का जो संबंध है वो निर्माण और ज्ञान के सृजन से है। काम का संबंध आपसे पूछा जा सकता है कि काम और शिक्षा के अंतर्गत काम का जो संबंध है वो किससे है, एक तो निर्माण, मैंने कहा था कि जब काम होगा तो निर्माण होगा, रचना होगी, और रचना होगी तो ज्ञान का सृजन होगा। ज्ञान और ज्ञान के सृजन से, निर्माण और ज्ञान के सृजन से है। फिर शांति के लिए शिक्षा की बात आ गई, जो उपविषय चल रहे हैं हमारे। शांति के लिए शिक्षा के अंतर्गत शांति गतिविधियों के लिए जो सुझाव मैं आपको कह रहा था कि सुझाव रखे गए हैं इसके अंदर, वो सुझाव कौन कौन से रखे गए हैं, उन सुझावों को देखें। पहला सुझाव है, स्कूलों में
विशेष क्लबों और रीडिंग रूम की स्थापना की जाए। ये मैं चर्चा पहले भी कर चुका हूँ आपसे कि विशेष शांति शिक्षा के लिए जो विभिन्न प्रकार के क्लब्स हैं, विशेष क्लब्स हैं, उनकी स्थापना की जाए, जिससे बच्चे आपस में सक्रिय होकर के काम कर सकें और वाद विवाद जिस प्रकार की चीज़ें हैं वो ना हो सकें, कुतर्क ना हो सके, और रीडिंग रूम की स्थापना की जाए। इस प्रकार रीडिंग रूम की स्थापना की जाए। दूसरा, समय समय पर ऐसी फिल्में दिखाई जाएँ जो न्याय और शांति के मूल्यों को बढ़ावा देती हूँ। बच्चों को इस प्रकार की फिल्म दिखाइए जो बच्चे न्याय को सीख सकें और शांति के मूल्यों की स्थापना कर सकें। शिक्षा में शांति के प्रयास में मीडिया को सहयोगी बनाया जाए, यानी मीडिया बहुत बड़ा काम कर सकता है, चाहे तो वो क्राइम दिखा करके बात कर ले या फिर जहाँ पर एक शांति का पाठ होता है, जहाँ शांति स्थापित की जा सकती है, वो चीज़ें दिखा करके हम उसे सहयोगी बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, स्कूलों में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के उत्सवों का आयोजन किया जाए। विद्यालयों के अंदर धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन किया जाए तो उससे हम शांति स्थापित कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बिंदु, ऐसे कार्यों का आयोजन किया जाए जिसमें महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। जहाँ महिलाओं के प्रति सम्मान होगा, मैं 100% कह सकता हूँ शांति स्थापित होगी, शांति के लिए शिक्षा काम करेगी। क्योंकि आज जो वातावरण बन चुका है, जो क्रूरता आज हमारे बीच में आ चुकी है, जो महिलाओं के प्रति असम्मान देखा जा रहा है, उसमें अशांति ही अशांति है। चारों तरफ का वातावरण अशांति है। मीडिया की भूमिका भी देख लीजिएगा, वहाँ पर अशांति की ओर नज़र आ रही है। तो यहाँ ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाए जिसमें महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। अब नेक्स्ट बिंदु अपन देखें 18वां, क्या क्या तरीके हो सकते हैं शांति की शिक्षा को स्थापित करने के लिए। तो शांति की स्थापना करने के लिए जो हमारे पास तरीके हो सकते हैं, एक तो प्रश्न हो सकते हैं, एक किस्सा कहानी हो सकते हैं। किस्सा कहानी सुना करके बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं। खेल कूद के माध्यम से शांति स्थापित कर सकते हैं। विश्रांति का सिद्धांत आपको बताया था। व्यवहारिक चर्चा के माध्यम से कर सकते हैं, उदाहरणों के माध्यम से कर सकते हैं, रूपकों के माध्यम से, मूल्यों के स्पष्टीकरण के माध्यम से हम शांति की शिक्षा दे सकते हैं। तो शांति की शिक्षा देने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये तरीके आपसे पूछे जा सकते हैं। इन तरीकों को ध्यान में रख लीजिएगा। फिर 19वां बिंदु है, आकलन की बात शुरू हो जाती है शांति की शिक्षा के बाद में। आकलन का प्रयोजन निश्चय ही, ध्यान में रख लीजिएगा, जो आकलन का उद्देश्य वो क्या है, निश्चय ही सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं और सामग्री में सुधार करना है। यानी सीखने सिखाने की जो सामग्री है और जो प्रक्रिया, उसमें क्या लाना है, सुधार लाना है। ये आकलन का मुख्य उद्देश्य है, उसको ध्यान में रख लीजिएगा। और उन लक्ष्यों पर पुनः विचार करना है, जो लक्ष्य मैंने पहले से निर्धारित कर रखे हैं उन पर विचार करना है, जो स्कूल के विभिन्न चरणों के लिए तय किए गए हैं। फिर 20वां बिंदु यदि अपन देखें तो ध्यान में रखिए कि आकलन अपन कैसे करें, किस स्तर पर किस प्रकार का आकलन किया जाए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक चरण की शिक्षा कक्षा 1 से 2 स्तर पर आकलन में विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की, ध्यान से देख लीजिएगा, गतिविधियों पर दिए गए गुणात्मक कथन होने चाहिए। यानी जो हम आकलन कर रहे हैं बच्चे का, वो जो कक्षी गतिविधियां हैं, उन बच्चों के गुणात्मक जो कथन है उस पर आधारित होना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार की कोई लिखित मौखिक परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाना चाहिए। उनके स्वास्थ्य और शारीरिक विकास का आकलन होना चाहिए यहाँ पर, कि वो बच्चों का शारीरिक विकास कैसा हो रहा है, उनका स्वास्थ्य किस प्रकार का, इस प्रकार का। यह आकलन रोज़मर्रा की अंत्यक्रियाओं के दौरान किए गए अवलोकनों पर आधारित होने चाहिए। तो रोज़ जो बच्चे की क्लासरूम में, जो अभी मैं यहाँ ऊपर बात कर रहा था आपसे, कि रोज़मर्रा की जो अंत्यक्रिया हो रही है, बच्चों की क्रियाएँ हो रही हैं, उस पर आधारित उनका होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। किसी भी कारणवश बच्चों की लिखित और मौखिक परीक्षा इस स्तर पर आयोजित नहीं होनी चाहिए। फिर 21वां बिंदु कह रहा है कि प्राथमिक चरण की कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का आकलन हम कैसे करें, मौखिक परीक्षा के माध्यम से, लिखित परीक्षा के माध्यम से और अवलोकन से किया जा सकता है। तो 3 तरीके बता दिए यहाँ पर। कक्षा 3 से 8 तक मौखिक के माध्यम से कर सकते हैं, लिखित के माध्यम से कर सकते हैं और अवलोकन के माध्यम से कर सकते हैं। और फिर 22वां बिंदु है, कक्षा 5 से बच्चों के स्वयं मूल्यांकन की बात कही थी मैंने, कि स्वयं मूल्यांकन कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। कक्षा 5 से स्वयं मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड में शामिल किया जा सकता है। फिर स्थानीय परीक्षाओं की मैंने बात की थी कि स्थानीय परीक्षाएं कब से शुरू होनी चाहिए, कक्षा 7 से। स्थानीय परीक्षाएं कक्षा 7 से प्रारंभ होनी चाहिए। 24वां बिंदु है, कक्षा 9 से 12 पाठ्यचर्या के ज्ञान आधारित क्षेत्रों के लिए आकलन परीक्षाओं प्रायोजनाओं, यहाँ प्रोजेक्ट की बात आ रही है, परीक्षाओं, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का प्रायोजना, जो परियोजनाएं प्रोजेक्ट है, उनकी रिपोर्टों पर आधारित हो सकता है।
और यहाँ भी स्वयं आकलन को शामिल होना चाहिए। साथ में शिक्षार्थी का स्वयं आकलन भी शामिल हो। बाकी विषयों का आकलन अवलोकन एवं मूल्यांकन द्वारा किया जाना चाहिए। बाकी जो विषय हैं, काम शिक्षा, काम केंद्रित शिक्षा, या जो हमने शांति के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य अनुसार शिक्षा उनकी बात कही थी, उन विषयों का आकलन तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कर सकते हैं या स्वयं आकलन के माध्यम से, बच्चों के स्वयं आकलन के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये वाला बिंदु आपका यहाँ पूरा हो गया। चौथे अध्याय के अंदर कुछ बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, खास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तीसरा वाला अध्याय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समाविष्ट करने से, ध्यान में रख लीजिएगा। समावेशी शिक्षा में सब विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चे उसके अंदर शामिल होंगे। अलग अलग क्षमताओं वालों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा बिंदु है इसके अंदर, स्कूल प्रशासकों और शिक्षकों को ये समझना चाहिए कि जो स्कूल प्रशासक हैं हमारे, संस्था प्रधान हैं हमारे, और शिक्षकों को समझ लेना चाहिए कि जब भिन्न भिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और भिन्न क्षमता वाले लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, बहुक्षमता, बहुस्तरीय एक साथ पढ़ते हैं, तो कक्षा का वातावरण और भी समृद्ध और प्रेरक हो जाता है। ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तीसरी बात पूछा जा सकता है कि सप्ताह में कितने घंटे पुस्तकालय के लिए दिया जाना चाहिए कम से कम, तो सप्ताह में 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को दिया जा सकता है यहाँ पर। चौथे नंबर की बात है कि स्कूल में बच्चे 6 घंटे बिताते हैं। स्कूल में शिक्षा पर बिताया गया समय किसी भी हालत में 6 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। और पूर्व प्राथमिक की बात की जाए तो 3 घंटे का समय होना चाहिए। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए 3 घंटे का समय और अन्य ऊपर की कक्षाओं के लिए 6 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। फिर कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं दिया जाना चाहिए। कक्षा 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह, ये समय याद रख लीजिएगा। 3 से 5 तक 2 घंटे प्रति सप्ताह। उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 घंटा प्रतिदिन, वहाँ प्रति सप्ताह, यहाँ कोई गृह कार्य नहीं है। 3 से 5 पर 2 घंटे प्रति सप्ताह और उच्च प्राथमिक स्तर पर 1 घंटा प्रतिदिन। और माध्यमिक स्तर पर चलेंगे या उच्च माध्यमिक स्तर पर चलेंगे तो 2 घंटे प्रतिदिन गृह कार्य दिया जाना चाहिए। 2 घंटे प्रतिदिन है यहाँ पर, तो 2 घंटे ध्यान कर लीजिए, 1 घंटे ध्यान में, ये आंकड़ा आपको पता होना चाहिए। और फिर छठा बिंदु आता है, शिक्षक को प्रतिदिन कम से कम, ये ध्यान में रख लीजिएगा, वो चिंतन मनन की जो बात थी कि शिक्षक को चिंतन मनन के लिए, अपने कामकाज की समीक्षा करने के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है, 45 मिनट का समय दिन भर के कामकाज की समीक्षा के लिए होना चाहिए। तो ये चौथा अध्याय की ये 6 बातें आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। और इसके बाद आता है 5वां अध्याय। 5वें अध्याय के अंदर ये 9 बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। व्यवस्था का सुधार के अंदर पहली बात है कि सूचना को ज्ञान समझने की प्रकृति पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। हम ज्ञान को क्या मान बैठे हैं, सूचना ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मैंने कहा था अथाह सागर है, उस बात को समझना चाहिए। दूसरे नंबर की बात है कि पाठ्यचर्या निर्माण और पुस्तकों की रचना के समय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर, इन आपस में सामंजस्य होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, इनमें आपस में अलग अलग नहीं पड़ जाएं। यानी प्राथमिक का, वही मैंने कहा था, उच्च कक्षाओं की आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, तो प्राथमिक का उच्च प्राथमिक के साथ, उच्च प्राथमिक का माध्य, इन तीनों स्तरों पर आपस में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। तीसरी बात है कि पाठ्यचर्या का दृष्टिकोण लचीलापन होना चाहिए, उसके अंदर संदर्भशीलता होनी चाहिए और बहुलता होनी चाहिए। 3 बातें उसके अंदर होनी चाहिए। पाठ्यचर्या के दृष्टिकोण के अंदर एक तो लचीलापन, संदर्भशीलता और बहुलता होनी चाहिए, केवल एकाकीपन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। ये चौथा वाला बिंदु ध्यान में। पूरकता के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, पूरकता के सिद्धांत के अनुसार क्या बात है, जो काम जिस स्तर पर संपन्न है उसे उसी स्तर पर किया जाना चाहिए। जिस स्तर पर जो काम किया जा सकता है उसी स्तर पर उसे पूरा करना चाहिए, नहीं कि इस स्तर पर ना करके हम दूसरे स्तर पर उस काम को पूरा करें, ना कि उससे उच्च स्तर पर, यह ध्यान में रखना। यह है पूरकता का सिद्धांत। फिर 5वां है, मूल्यांकन प्रक्रिया की सतत और व्यापक योजना लागू होनी चाहिए। सतत व्यापक योजना लागू करनी चाहिए। ये योजना मुख्यतः सीखने में आने वाली कठिनाइयों के निदान व उपचार, अध्ययन में सुधार के लिए लागू की जानी चाहिए। ये बात मैं मापन और मूल्यांकन वाले चैप्टर में भी आपसे शेयर कर चुका हूँ। फिर छठा वाला बिंदु आता है यहाँ पर, परीक्षा हॉल में कागज कलम से ली गई परीक्षा के अलावा मूल्यांकन के बहुविध रूप होने चाहिए। यानी केवल और केवल कागज कलम पर बात मत करिए। 3 घंटे की जो कक्षा, जो मूल्यांकन पद्धति है उसकी बात मत करिए। बच्चे बहुविध हैं, बहुत प्रकार की क्रियाएं कर रहे हैं, उनको सबको सम्मिलित करना चाहिए।
मौखिक परीक्षा, समूह कार्य, आपस में जो ग्रुप में कार्य कर रहे हैं बच्चे, मौखिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था, खुली पुस्तक परीक्षा और लचीली समय सीमा रहित परीक्षा को देश भर में प्रायोगिक तौर पर लागू किए जाने की जरूरत है। यानी खुली पुस्तक परीक्षा लागू होनी चाहिए, प्रायोगिक तौर पर ही लागू करें लेकिन होनी चाहिए, और समय निश्चित ना करके एक लचीलापन ले आएँ, असीमित समय दे करके भी बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, उसका आकलन करना चाहिए। 7वां बिंदु है, परीक्षा प्रणाली को और अधिक मुक्त, लचीलात्मक और रचनात्मक सरल होना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए, मार्गदर्शक सिद्धांत के अंदर बात आ चुकी है। फिर यहाँ कक्षा, अभी मैंने कहा था परीक्षाओं की बात, तो 5वीं, 8वीं और 11वीं स्तर पर बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाए और कक्षा 10 को भी वैकल्पिक बना दिया जाए। विद्यार्थी चाहे तो बैठे, विद्यार्थी ना चाहे तो बैठे। और लास्ट वाला बिंदु है इसमें, व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, जिनको हम कहते हैं वेट, कार्यक्रम में किसी मामले में, ये याद कर लो, 16 साल से कम उम्र के बच्चे को शामिल नहीं किया जाए। जो व्यावसायिक दक्षता, आजकल ऑटोमोबाइल वगैरह के कोर्सेज प्रारंभ किए गए, प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं, और बच्चा छोड़ करके चला गया विद्यालय, तो वहाँ पर जब बच्चा उस प्रशिक्षण में भाग लेना चाहता है तो वो 16 साल से कम का बच्चा ना हो। ये बात हमें इसके अंदर ध्यान में रखनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ ये सारे बिंदु आपके समझ में आ गए होंगे, और ये पार्ट NCF 2005 आपका कंप्लीट होता है। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने सारी बातें सीख ली होंगी, जान ली होंगी, समझ ली होंगी, को ढंग से पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में प्रश्न आना ही आना है।